हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अजीत कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हम हिंदी में श्वसन की क्रियाविधि बोलते हैं। श्वसन की क्रियाविधि में हम किसके बारे में पढ़ते हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। श्वसन की क्रियाविधि में हम ये पढ़ते हैं कि श्वास को हम किस प्रकार से अंदर लेते हैं और श्वास को किस प्रकार से हम बाहर करते हैं। ये हम श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल हिंदी में। मैं आपको एक ही बार में समझा दूंगा, फिर दोबारा आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस विधि में हम क्या करते हैं, इस क्रिया विधि में हम जानेंगे कि श्वास को अंदर यानी कि श्वास को अंदर किस प्रकार से लेते हैं, जिसे हम इंस्पायरेशन बोलते हैं, तथा श्वास को हम बाहर यानी कि एक्सपायरेशन कैसे करते हैं, वो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्वास को अंदर लेना इंस्पायरेशन कहलाता है और श्वास को हम बाहर कर देते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं, तब हम उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फेफड़े का एक डायग्राम बना दिया यानी कि अपने लंग्स का एक डायग्राम बना दिया है, जो कि एक नॉर्मल सा बना दिया है ताकि आप समझ पाएँ। जब हम एक फेफड़े को अच्छी तरह से समझा देंगे तो दूसरा फेफड़ा आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि एक फेफड़े में होने वाली क्रिया दूसरे फेफड़े में बिल्कुल समान होती है। यानी कि एक फेफड़े में जो भी हम कार्य देखेंगे वो दूसरे फेफड़े में बिल्कुल समान होगा। ठीक है, तो हमने एक फेफड़े को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर देखने की कोशिश की है। तो हमने थोड़ा सा फेफड़े को जूम कर दिया है, तो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है जो कि इस फेफड़े को कवर करती है यानी कि इसे प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे हम पेराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। पेराइटल प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है इस फेफड़े को चारों ओर से कवर करे रहती है ताकि इस फेफड़े में कोई चोट ना पहुँचे, कवर रहे, प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, और इसके अंदर जो रेड कलर से हमने मेम्ब्रेन बनाई है यानी कि झिल्ली बनाई है उसे हम विसरल प्लूरा बोलते हैं, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है यानी कि सुरक्षा प्रदान करती है। दोनों मेम्ब्रेन सुरक्षा ही प्रदान करती है। जो पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन है और जो विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन के बीच में कुछ द्रव भरा हुआ है, कुछ फ्लूइड भरा हुआ है पानी जैसा, जो क्या कहलाता है, प्लूरल द्रव्य कहलाता है, प्लूरल फ्लूइड कहलाता है। और इसके अंदर कुछ जगह छुटी हुई होती है जिससे हम प्लूरल क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल क्षेत्र बोलते हैं। इसके अंदर कुछ जगह छुटी हुई होती है जिसे हम प्लूरल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस जो पेराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन है और जो विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ दाब होता है, कुछ प्रेशर होता है। जो प्रेशर है वो 4 mmHg है, यानी कि ये mmHg जो लिखा है वो दाब की इकाई है, प्रेशर की इकाई होती है, यूनिट होती है। इंट्राप्लूरल दाब जो होता है वो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जिसे हम 4 mmHg बोलते हैं, यानी कि 4 mmHg जो होता है वो दाब होता है इसमें। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए, हम श्वास को अंदर किस प्रकार से लेते हैं और श्वास को हम किस प्रकार से बाहर करते हैं वो हम जानने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है श्वास को हम अंदर किस प्रकार से लेते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से इंस्पायरेशन करते हैं। जब फेफड़े के अंदर का दाब कम होता है और बाहर का दाब यानी कि वातावरण में जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो ज़्यादा होता है, और हमारे फेफड़े के अंदर जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो कम होता है, तो जिससे क्या होता है कि ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर ऑक्सीजन आती है। यानी कि फेफड़े के अंदर कम ऑक्सीजन का दाब है और वातावरण में ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा दाब से कम दाब की ओर आना इंस्पायरेशन कहलाता है। यानी कि जो सांस होती है उसे हम अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे फेफड़े के अंदर के ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम होता है और बाहर वातावरण में ऑक्सीजन का दाब ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में वातावरण में ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या होता है, ज़्यादा से कम की ओर ऑक्सीजन आती है, जिससे हम सांस लेते हैं यानी कि इंस्पायरेशन करते हैं। इसे हिंदी में हम अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। और अगला यहाँ पर जो है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कहने का मतलब सांस को बाहर करना। ठीक है, सांस को बाहर करना हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो किस प्रकार से हम एक्सपायरेशन करते हैं, तो चलिए इसको मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए, जब हमारे फेफड़े का दाब ज़्यादा होता है, यानी कि फेफड़े में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ज़्यादा दाब होता है, और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का दाब होता है वो कम होता है।
ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से कम की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, ज़्यादा से कम की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तब हम उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं। यानी कि फेफड़े के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कम होती है, उसका दाब कम होता है, तब हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाले दाब से कम दाब की ओर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, यानी कि वातावरण में हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपायरेशन में फेफड़े के अंदर का दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब फेफड़े के अंदर का दाब जो होता है वो कम होता है। ठीक है। यदि हमारी ये बातें आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाइए। मैंने इसी बात को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है, इस लाइन को आप अच्छी तरह से पढ़िए और अच्छी तरह से समझ जाइए। देखिए, जब फेफड़े के अंदर का दाब क्या होता है, निगेटिव होता है। जब हमारे फेफड़े के अंदर का दाब क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि सांस को अंदर ले लेते हैं, क्योंकि दाब हमारे फेफड़े का कम है, इसीलिए हम सांस को अंदर ले लिया हमने। और जब फेफड़े का दाब पॉजिटिव होता है, यानी कि जब फेफड़े का दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं, एक्सपायरेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फेफड़े का दाब ज़्यादा है, इसीलिए हमने एक्सपायरेशन कर दिया, यानी कि सांस को बाहर निकाल दिया। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं। बिल्कुल हिंदी में मैंने आपको बता दिया। इंस्पायरेशन को हम हिंदी में अंतः श्वसन बोलते हैं और एक्सपायरेशन को हम हिंदी में बाह्य श्वसन बोलते हैं। ठीक है। इंस्पायरेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, एक्सपायरेशन यानी कि सांस को बाहर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये सांस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने लाइन से लिख दी है, ये बात आप पढ़ के भी समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि इंट्राप्लूरल दाब का क्या मतलब होता है। जो इंट्राप्लूरल जो प्रेशर होता है, जो कि 4 mmHg होता है, इसका क्या कार्य होता है फेफड़े के अंदर, तो इसका कार्य हम देखने वाले हैं। इसका कार्य जो होता है वो सांस को बाहर निकालना होता है, यानी कि जो हमने फेफड़े के अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है उसको बाहर निकालना कार्य होता है किसका, इंट्राप्लूरल दाब का। चलिए इसको हम देख लेते हैं, आपको समझा देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने 3 मेम्ब्रेन बना दी हैं, सबसे अंदर वाली, बीच वाली और सबसे बाहर वाली। यहाँ पर भी सबसे अंदर वाली है, बीच वाली है और बाहर वाली है। ठीक है। तो सबसे बाहर वाली को हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं और अंदर वाली को हम विसरल प्लूरा के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से हमने बना दिया है। सबसे बाहर वाली क्या है, पैराइटल प्लूरा, और ये रेड कलर से हमने बना दी जिसे हम विसरल प्लूरा बोलते हैं। और इसके अंदर जो दाब होता है इसे हम इंट्राप्लूरल दाब बोलते हैं, जो कि 4 mmHg होता है। ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, यानी कि सांस को हम इंस्पायरेशन करते हैं। ठीक है। तो पैराइटल प्लूरा झिल्ली खींचने लगती है। तो पैराइटल प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, खींचने लगती है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पर पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन आ जाती है तो क्या होता है, पैराइटल प्लूरा जो मेम्ब्रेन है यानी कि झिल्ली है वो खींचने लगती है, जिससे जो इंट्राप्लूरल दाब होता है वो कम होने लगता है। जो इंट्राप्लूरल दाब है, यहाँ पर जो दाब होता है 4 mmHg, वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। ठीक है। दाब जो होता है वो कम होने लगता है। तो दाब को पूरा करने के लिए झिल्ली जो होती है वो अपने स्थान पर वापस आती है। दाब को फिर से पूरा करने के लिए, फिर से नॉर्मल करने के लिए, फिर से 4 mmHg पूरा करने के लिए ये जो झिल्ली जो खिंची हुई थी वो कैसी होती है, फिर से यहाँ पर वापस आने लगती है। और जैसे ही झिल्ली वापस आती है, दाब फिर से नॉर्मल हो जाता है, 4 mmHg हो जाता है, और सांस को हम बाहर कर देते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 mmHg होता है, वो इस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है, यानी कि 4 mmHg को हम क्या करते हैं, नियत रखते हैं, यानी कि उसे हम रेगुलेट करते हैं। ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। 4 mmHg जो दाब होता है उसको मेंटेन रखा जाता है, उसको 4 mmHg ही रखा जाता है, उसको नियत रखा जाता है। ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है, जैसे ही हम श्वास अंदर लेते हैं तो फेफड़े का आकार बढ़ता है, श्वास अंदर लेंगे तो फेफड़ा हमारा बढ़ेगा।
ठीक है। तो इसीलिए ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन, ये खिंचने लगती है, और जैसे ही खिंचने लगती है तो इसके अंदर जो 4 mmHg जो दाब होता है वो कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। और जैसे ही दाब कम होने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसको पूरा करना होता है, इसको मेंटेन रखना होता है, फिर से 4 mmHg रखना होता है। तो इसीलिए ये वाली जो मेम्ब्रेन जो खिंची हुई थी पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन, वो फिर से वापस अपने स्थान पर आती है, जिससे जो सांस हमने ली थी वो कैसी हो जाती है, बाहर चली जाती है, एक्सपायरेशन हो जाता है, और 4 mmHg जो दाब होता है वो फिर से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मेंटेन हमने उसे कर लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम 4 mmHg जो दाब होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ना तो उसे कम होने देते हैं ना तो उसे ज़्यादा होने देते हैं, 4 mmHg ही रखते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इंट्राप्लूरल दाब के बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और ये मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ये श्वसन की क्रिया विधि होती है। श्वास को हम किस प्रकार से अंदर लेते हैं और श्वास को हम किस प्रकार से बाहर करते हैं, ये क्या होता है, श्वसन की क्रिया विधि में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा डायग्राम बना के आपको समझा दिया है। यदि हम आपको थोड़े से MCQ करा देते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न यदि मैं आपको कराना चाहूँ तो करा देता हूँ। चलिए यहाँ पर हमने कुछ MCQ लिख रखे हैं, वो भी मैं आपको करा देता हूँ फटाफट से, ताकि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब फेफड़े के अंदर का दाब कम होता है तब हम क्या करते हैं, जब हमारे फेफड़े के अंदर का दाब जो होता है वो कम होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम इंस्पायरेशन करते हैं, यानी कि अंतः श्वसन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, फेफड़े के अंदर लेते हैं। ठीक है। अंतः श्वसन करते हैं जब फेफड़े के अंदर का दाब कम होता है तब ये कार्य होता है। और यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है कि जब फेफड़े का अंदर का दाब ज़्यादा होता है, जब हमारे फेफड़े के अंदर का दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, तब हम क्या करते हैं, दाब को कम करना चाहेंगे, तो इसीलिए हम एक्सपायरेशन कर देते हैं, यानी कि सांस को बाहर कर देते हैं, बहिश्वसन कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। और फेफड़े में इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना होता है, फेफड़े के अंदर जो इंट्राप्लूरल जो प्रेशर होता है जो कि पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के मेम्ब्रेन के बीच में होता है, कितना होता है, 4 mmHg होता है, ना 3 mmHg होता है, ना ही 7 mmHg, ना ही 8 mmHg, कितना होता है, 4 mmHg होता है। और इसको मेंटेन रखना होता है, ना तो इसे ज़्यादा होना है और ना ही इसे कम होना है। ठीक है। यदि कम हो जाता है, पैराइटल प्लूरा मेम्ब्रेन खिंच जाती है, तो क्या होता है, उसको फिर से नॉर्मल स्थान पर लाया जाता है, 4 mmHg रखा जाता है और श्वास को हम बाहर कर देते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन कर देते हैं। ये जानकारी मैंने अभी आपको बता दी है। और विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन यानी कि विसरल प्लूरा झिल्ली कहाँ पर पाई जाती है, फेफड़े में पाई जाती है, किडनी में, दिल यानी कि हृदय में, हार्ट में, या मूत्राशय में, बताइए कहाँ पर पाई जाती है, फेफड़े के अंदर पाई जाती है। कौन सी, विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन यानी कि विसरल प्लूरा झिल्ली। तो ये बात आप यहाँ पर समझ जाइए। 4 हमने MCQ बता दिए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके नीट में, या आप कह लीजिए बोर्ड में। यदि बोर्ड में तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन नीट में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है। हमने आपको बिल्कुल हिंदी में डिटेल से अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे किस प्रकार से मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।